चर्चा में लौटेंगे। हमारे साथ में एक्सपर्टीज मौजूद है और सबसे पहले अब मैं रुख करूंगी डॉक्टर अशोक बख्शी जी का। डॉक्टर अशोक जी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है और कल्याणी वेस्ट बंगाल से है। डॉक्टर अशोक जी, आप रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर भी है, तो सबसे पहले मैं इसी से जुड़ा एक प्रश्न आपसे लेना चाहती हूं कि क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या चुनौतियां रहती है आर्मी डॉक्टर को? मैं फौज में 12 साल हमने नौकरी की और वो मेरे जिंदगी का सबसे ग्लोरियस फेज ऑफ लाइफ अगर बोला जा सकता है। उसमें प्रोफेशन से शुरू करके हर एक चीज में, जीवन के हर एक क्षेत्र में तरह तरह के चैलेंजेस होती हैं और लोग उन चैलेंजों को ओवरकम करने के बाद और उसको एंजॉय भी करते हैं और जिंदगी भर याद भी रखते हैं। अगर मैं पहले ही इंटरव्यू के पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर अगला जन्म मिले तो भगवान मुझे फिर भारतीय सेना में ही नौकरी करने का मौका मिले, वो किसी भी कैपेसिटी में हो, एक इन्फेंट्री सोल्जर हो या बट सेना ही मेरा ध्येय है। कारण ये जिंदगी न मिले दोबारा जो मैंने सेना में जाने के बाद ऐसा चीज है। और अबाउट द प्रोफेशन मैं जब सिविल से आर्मी में गया, लोग समझते हैं जो आर्मी में डॉक्टरी, अभी आर्मी में प्रतिष्ठान हैं जहां आर्मी खुद के डॉक्टर तैयार करते हैं, जैसे एफएमसी है और सारे बाकी कमांड हॉस्पिटल्स हैं जहां ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। जो चिकित्सा क्षेत्र में अभी जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में, वहाँ देश के माने जाने जितने बड़े वीआईपी हैं उनका भी सर्जरी वगैरह या उनकी चिकित्सा वहीं होती है। सो फौज, मिलिट्री डॉक्टरी आज किसी हद में मैं तो कहूँगा एट पार है। कुछ के मैं डिटेल्स में तो नहीं बोल सकता हूँ, पर मैंने बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड वर्क्स जो आज हमारे बड़े सेंटर्स में हो रहा है। मैं तो एक छोटा सा अफसर हूँ। और अगर पर्सनल जिंदगी की बोलें, आर्मी का जिंदगी एक अलग ही, जैसा मैं बोला, एक अलग ही जंगल में मंगल वाली बात है। बिल्कुल। अभी जूनियर जो बंदे जो डॉक्टर्स या लोग जो भी आना चाहते हैं, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक आर्मी लाइफ। मिनिमम एटलीस्ट फ्यू इयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन आर्मी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जैसे बूस्ट करता है, उस तरह प्रोफेशनल मैंने सॉलिडिफिकेशन में भी, प्रोफेशन में भी बहुत ही हद तक अधिकतर लोगों में करता है। और एक कॉन्फिडेंस इसकी लेवल इसमें एक अलग होती है। हाँ, हम सुपर स्पेशलिस्ट ना हो या बड़े स्पेशलिस्ट ना हो, बट हम एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर, समाज के जो एक साधारण एमबीबीएस डॉक्टर भी एक समाज में वो हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके प्रोफेशनल काम तक वो कर सकता है। सो प्रोफेशनल के बारे में, प्रोफेशनल जैसे अभी तो डॉक्टरी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सारे क्षेत्र आ गए हैं। अभी तो चाइना वगैरह में सुनते हैं राइट आर्म का अलग, लेफ्ट आर्म का अलग, इस तरह स्पेशलाइजेशन हो रहा है। बट एक ओवरऑल डॉक्टर के लिए हमारा सैन्य प्रतिष्ठान एक फौजी डॉक्टर को सर्व कार्य के लिए प्रतिष्ठित कर सकता है, सक्षमता दे सकता है। इसके आगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और एक मेरा निवेदन, हमारे जवान जो बच्चे जो अभी मेडिकल पढ़ रहे हैं, आए, आगे बढ़े। देश को बहुत जरूरत है डॉक्टरों, जैसे फौजियों की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वैसे उनकी सेवा के लिए, उनकी देखरेख के लिए हमें आर्मी में भी बहुत ही डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की भी जरूरत है। इस ख्याल का ध्यान, और अगर सारे मेडिकल कॉलेज, आरकेडीएफ को भी मैं बोलूँगा, इस तरह लोकल मिलिट्री हॉस्पिटल्स इंदौर मऊ में हो, जहाँ हो, बीच में स्पेशलिस्ट लोग को बुला के क्लिनिकल मीटिंग वगैरह करें, जो तो जिससे बच्चे वो यूनिफॉर्म देख के आर्मी की ओर अट्रैक्ट हो सके। यही है मेरा कहना। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। अशोक सर, जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, आप उनकी रक्षा में लगे हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी महानतम विभूतियां आज आरकेडीएफ ग्रुप के इस स्टूडियो में पधारी हैं। और सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी
बहुत आर्मी के कैंपों का दौरा किया था। मैंने देखा बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में हमारे देश के जवान कोई 16,000 फीट पे द्रास सेक्टर में काम कर रहा है। कहते हैं वहां एक रोटी पहुंचाने की कीमत सरकार को 300 रुपए के आसपास पड़ जाती है, और वहां पर भी देश का जवान अपनी देश की रक्षा के लिए लगा हुआ है, और आप उसकी रक्षा के लिए लगे थे सर। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है सर कि आप हमारे स्टूडियो में आ जाए। और सर आप हमारे देश के एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जो सेना के रक्षार्थ खड़े हुए हैं, और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं डॉक्टर संजीव प्रसाद सर, वो यूके में हमारे ही देश से गए हैं। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा हो या ऐसा कोई प्रश्न हो जो आप उनसे पूछना चाहते हो तो आप सादर आमंत्रित हैं सर। डॉक्टर प्रसाद, मेरा एक प्रश्न है। आज इस एआई के जमाने में स्ट्रोक्स तो आपने बताया किन कारणों से होता है, वो थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, मायोकार्डियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक चीज बताइए, एआई इसके डिटेक्शन में क्या क्या बने, कैसे एआई को व्यवहार किया जा सकता है? एआई का बहुत बड़ा रोल आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। मेडिसिन इससे अछूता नहीं है। सबसे ज़्यादा उसका रोल है रेडियोलॉजी में। क्या होता है, जब हम लोग जो नई तरीके हैं इसके इलाज के, स्पेशली जब ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट है, तो हम लोग थ्रोम्बोलाइज करते हैं पेशेंट को, यानी कि क्लॉट बस्टर्स देते हैं। और दूसरा तरीका है, उससे भी बेहतर तरीका है, जब हम लोग क्लॉट को वहाँ से निकाल लेते थे, उसे थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो इनमें पेशेंट का सिलेक्शन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सही पेशेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो हम लोग का आउटकम अच्छा होगा। दोनों केस में, थ्रोम्बोलाइसिस में भी जहाँ हम लोग क्लॉट बस्टर्स देते हैं, और थ्रोम्बेक्टमी में भी। तो इन दोनों के लिए हम लोग को स्कैन करना पड़ता है। सीटी पहले करते हैं क्योंकि सीटी ब्लीड को रूल आउट कर लेती है। सीटी के बाद एमआरआई करते हैं, और एमआरआई से पता चलता है कौन कौन सा ब्रेन का पोर्शन वायबल है और थ्रोम्बोलाइसिस से या थ्रोम्बेक्टमी से फ़ायदा होगा। तो इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। पहले जो मैनुअली हम लोग करते थे, नाउ द एआई कैन डू इट, और हमें बताएंगे कि हाँ, ये पेशेंट जो है, इसको अगर हम लोग थ्रोम्बेक्टमी करें तो इसका आउटकम कहीं ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट्स जिनका ब्रेन ऑलरेडी डेड हो चुका है। तो एआई का तो इसमें बहुत बड़ा रोल हम देख रहे हैं, खासकर डायग्नोस्टिक साइड में स्ट्रोक के, क्योंकि जब सही डायग्नोसिस और सही पेशेंट सिलेक्शन हो जाए तो हम लोग सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल। देखिए संजीव जी, आर्टिफिशियल है, सॉरी, हाँ, मेरा एक और ये प्रश्न है। ये तो आपने बताया क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, जो यूज बाय यूजिंग एआई, इज देयर एनी वे जो बाय यूजिंग एआई आर्टिफिशियल वी कैन प्रेडिक्ट हु ऑल आर वल्नरेबल, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस कितना है, क्लॉट कितना हो रहा है, कैन वी डू इट? हाँ, ये सब तो कोरोनरी केयर में शुरू हो गया है। सीटी कोरोनरी एंजियो करते हैं, उसमें उसका कैल्शियम स्कोरिंग होता है और उसमें देखा जाता है क्या रिस्क फैक्टर्स है। लेकिन बेसिकली स्ट्रोक के लिए जो है, द रिस्क फैक्टर्स आर वेरी ऑब्वियस, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एट्रियल फाइब्रिलेशन है, और ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, बैड फूड हैबिट्स है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो आई थिंक ये ज़्यादा कॉमन सेंस की चीज़ है। इसको हम लोग एआई पे अगर न छोड़ें और सिर्फ बेसिक चीज़ पे ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। देखिए संजीव जी, कई सारी बातें अभी आपने बताई, और अशोक जी के और भी कई सारे सवाल हैं जो कि वो पूछेंगे, लेकिन संजीव जी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की है, एआई की, तो एआई को लेकर के लोगों के मन में भी कई सारे सवाल होते हैं। और जैसा कि आपने हेल्थ के बारे में बताया कि एआई का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन कई सारी त्रुटियां जो है वो एआई में भी होती है, तो एआई को भी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेरे साथ में यहाँ पर डॉक्टर कस्तूरी बख्शी जी भी है। कस्तूरी जी जनरल फिजिशियन है और सोशल वर्कर भी है। तो सोशल वर्कर कस्तूरी जी है, तो कस्तूरी जी सबसे पहले मैं प्रोफेशन के साथ में सोशल वर्क की जो लाइफ है आपकी उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि एक जनरल फिजिशियन के साथ में आप कैसे वर्क बैलेंस करती है, कैसे सोशल वर्क करती है, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम भी आपने किया था। नमस्कार जी। इस चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज सबसे पहले देना चाहूंगी कि हमारे लिए, हम सबके लिए प्रोफेशन भी इम्पोर्टेंट है और फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो लोग सोचते हैं कि शादी के बाद अगर हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब होगा तो मुश्किल होगा, तो इसलिए और एज अ डॉक्टर हम आफ्टर पासिंग आउट हम पेशेंट देखेंगे, इलाज करेंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एज अ डॉक्टर हमारा प्रोफेशन ऐसा है, अब जहां भी रहेंगे अब वहीं से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपने मेरे बारे में पूछा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मौका मिले, हॉस्पिटल्स में नौकरी की वो तो ठीक है, अगर हॉस्पिटल में नौकरी करने का मौका ना भी मिले, प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आपका नॉलेज इज योर वेल्थ। और उसके बाद मेडिकल प्रोफेशन में आपको बहुत सारा काम करने का मौका मिलता है। सोशल वर्क क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप सरकार की बात करें, सरकार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, ठीक है, देती है, अच्छा रास्ता, अच्छा ट्रेन्स, बसेस, हॉस्पिटल, सब कुछ दे सकती है, लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं कर सकती है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। एज अ डॉक्टर लोग हमारा पीपल लिसन टू अस, बात मानते हैं। तो इसीलिए बिहेवियर चेंज के लिए, जैसे रास्ता तो बन गया लेकिन गंदा करते हैं इधर उधर, ट्रेन इतना सुंदर सुंदर ट्रेन है, लोग कैसे उसको गंदा करते हैं, टॉयलेट्स कितना गंदा होता है। एज अ डॉक्टर इतने छोटे टाइम में बताना संभव नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये पॉसिबल है कि आप इंसान को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं टू चेंज बिहेवियर। आपको पता बताना चाहूंगी कि कल्याणी में मैं रहती हूँ, वहाँ स्लम्स 52 स्लम्स थे म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में। तो मैं उस समय म्यूनिसिपैलिटी में थी एज एन हेल्थ इंचार्ज। तो हम लोगों ने विदाउट एनी सब्सिडी, एक भी पैसा नहीं दिया किसी को, लेकिन लोगों को मोटिवेट करके, इंस्पायर करके उन लोगों ने हर घर में अपना टॉयलेट बना लिया। और कल्याणी फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बिकम टोटली ओपन डिफिकेशन फ्री, विदाउट कोई सब्सिडी नहीं, कोई सरकार से मदद नहीं। और इसके लिए नेशनल अर्बन वाटर अवार्ड मिला म्यूनिसिपैलिटी को। तो ये, और नॉट ओनली दिस, आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ काउंसलिंग। एज ए जनरल फिजिशियन आप हेल्थ काउंसलिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने ई हेल्थ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, बहुत साल पहले की बात है, तब इतना कॉमन नहीं था। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था, स्लम्स में एडोलेसेंट लड़कियां होती हैं, तो उसको हम कैसे काउंसलिंग करेंगे। तो हमने छोटा छोटा सेंटर्स बनाया था, हेल्थ सेंटर्स जैसे हैं। तो हम घर से ही या किसी एक सेंटर से काउंसलिंग करते थे। लड़कियां आती थी, प्रश्न पूछती थी, वीडियो से हम उससे बात करते थे, और हम प्रिस्क्रिप्शन भी टाइप करते थे, प्रिंट आउट्स वहां से निकाल के हेल्थ वर्कर्स उस पेशेंट या लड़की को दे देती थी। तो इस तरीके से एक साथ बैठ के स्लम्स के सारे बच्चों को, एडोलेसेंट गर्ल्स को हम मदद कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग सोच सकते हैं जहां कैसा जरूरत है उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। MBBS करने के बाद जो नॉलेज हमें मिलता है, अगर हम चाहें उसका वास्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, और हमें करना भी चाहिए।
बिल्कुल कस्तूरी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सोशल वर्क तो हर कोई करना चाहता है कि हम हमारी लाइफ में नेक काम करें, कुछ करें, मोटिवेशन दें लोगों को, लेकिन एक जो मैसेज होता है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम हमारे जो विचार है वो लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा? Maybe I was lucky, म्यूनिसिपैलिटी के साथ थे तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला। I was working in a huge area, 52 slums. स्कूल के बच्चों के साथ भी हमने किया, करेक्शन ऑफ एनीमिया किया। 70% ऑफ द चिल्ड्रन इम्प्रूव किया हेमोग्लोबिन लेवल। पता है 4200 बच्चों का हमने एक साल प्रोजेक्ट किया था, करेक्शन ऑफ एनीमिया इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। लेकिन अब ये काम कोई भी एनजीओ के साथ भी, जो पब्लिक हेल्थ में काम करती है, कोई भी एनजीओ के साथ कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट हम खुद बना सकते हैं। जो एनजीओ इंटरेस्टेड होगा, इधर बहुत एनजीओस हैं जो करना चाहते हैं, इधर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो फंड करना चाहते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स को। तो इस तरीके से अपना जो भी विजन है, जो हम सोचते हैं, अगर हम चाहें हम माध्यम निकाल लेते हैं कैसे इसको करेंगे। क्योंकि हमें मौका मिला बहुत जगह रहने की। हस्बैंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, डिफरेंट स्टेट्स में आई हैड टू कीप चेंजिंग प्लेसेस, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन जहां भी जाते थे आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। आपके पास तो नहीं आएगा, मिल जाता है। जैसा कि आपने बताया और हम भी जानते हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार जुड़ी हुई है और भविष्य जो है उसकी दिशा और दशा बचपन में ही तय हो जाती है। तो आपके मन में ऐसे क्या विचार आए कि आपने इस प्रोफेशन को चुना मैम? एक्चुअली बचपन से ही मुझे लगता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि हमारे देश में लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बीमार है, हेल्पलेस है। तो किस तरीके से, एक सपना था कि किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो बचपन में इतना आइडिया नहीं था कि हम ये कर सकते। हम लोग देखते थे कि ब्लाइंड स्कूल में लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, वो उससे अर्न कर रहे हैं। स्कूल से जाते थे, देखते थे, तो मुझे लगता था ऐसा कर सकते हैं। भिखारीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमारे देश में भिखारीज घूम रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, नहीं अच्छा लगता था। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो दिमाग में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने पढ़ाई की, मौका आता रहा। अगर अंदर से कुछ चाह होती है ना, तो भगवान रास्ता बना देते हैं इसके लिए। सही, बिल्कुल मैम, ये सब कुछ सोच पे निर्भर करता है। अगर आपकी सोच सही रहेगी तो आपकी दृष्टि उधर ही चली जाती है। हमारे साथ डॉक्टर दीपा प्रसाद मैडम भी जुड़ी हुई हैं जो ऑब्स एंड गायनी के स्पेशलिस्ट हैं। मैम से अभी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बात की थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है सर्वाइकल कैंसर, तो उसका टीकाकरण अभियान भी सरकार ने चला रखा है देश में। तो मैं मैम से ही जानना चाहूंगा कि हम अपने ग्रुप में ऐसा क्या करें कि हम ज्यादा मोटिवेट कर पाए महिलाओं को कि वो जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो सर्वाइकल कैंसर का, उसके लिए वो जागरूक हो। देखिए, ये सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन आई थिंक सबको अवेयरनेस सबको हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर कोने में, हर गांव में, हर छोटे शहर में, हर फैमिली में ये इस चीज़ की अवेयरनेस पहुंचाई जाए, ये इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है, जांच अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन कितने लोगों को इसके बारे में पता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसका प्रचार करना, लीफलेट्स बांटना या हॉस्पिटल्स में, दवाखानों में, सब जगह उसके बारे में जानकारी देना। तो इससे जो है वो अवेयरनेस बढ़ेगी, तो लोग खुद ही आएंगे कि हाँ हमें ये टीका चाहिए, उसके बारे में जानकारी देना। इवन स्कूलों में, कॉलेजेस में, बिकॉज वो एक एज ग्रुप है जहाँ पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे हम लोग की एक तो कहावत है वेरी पॉपुलर वन कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है कि सबों को पता रहे इसके बारे में कि हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इसके लिए हम ट्रीटमेंट ले या टीका ले। तो या हमें कोई सिम्टम हो रहा है तो उसको हम जल्दी से जल्दी उसकी जांच करवाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल, देखिए दीपा जी, कई सारी बातें आपने कैंसर को लेकर के भी बताई थी, और यहाँ पर जो चेंजेस है वो वहां पर किस तरह से जो प्रोसेस होती है हेल्थ की, वो चीजें आपने बताई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि पहले बच्चों के माइंड में फीड किया जाता था कि आप अगर डॉक्टर के बच्चे हैं तो डॉक्टर ही बनेंगे, पुलिस में जाना है या फिर ये प्रोफेशन चुनना है। तो आपको ये प्रोफेशन कैसे मिला? क्या बचपन से आपका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर बाद में ऐसा लगा कि 10-12 के बाद में कि डॉक्टर बनना है? मेरे घर में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। हम जी, सारे इंजीनियर्स थे, फाइनेंस में थे। मुझे मुझे लगता है 10-11 साल की उम्र से मेरी चाह थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं। जी, हमारे एक बहुत क्लोज पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड थे, वो काफ़ी सक्सेसफुल मशहूर डॉक्टर थे, गायनिकोलॉजिस्ट ही थे एक्चुअली। और वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो अपने पेशेंट्स के बारे, सब चीज़ों के बारे, अपने हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये सब जो बताते थे, तो मुझे बहुत फैसिनेशन होता था सब सुन के कि ये कितना अच्छा काम करते हैं। और बस उसी के बाद से मेरा पैशन था कि मैं किसी तरह डॉक्टर बनूं, और बन गई हूँ। बस और कुछ वैसे कोई किसी ने मुझे बोला नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है, या इट वाज जस्ट समथिंग आई वांटेड ऑलवेज टू डू। हमारे साथ डॉक्टर संजीव प्रसाद सर जो कि लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, ये स्ट्रोक के मामले में बताया जाता है कि गोल्डन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है। तो आम लोगों में ये बात हम कैसे बताएं कि ये गोल्डन आवर जो है इसका कैसे ध्यान रखा जाए, और ये रूल एक्चुअली है क्या सर? देखिए, गोल्डन आवर जो है ये स्टार्ट हुआ हार्ट अटैक से। पहले जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते थे उनको कोशिश किया जाता था कि विद इन एन आवर हम लोग थ्रोम्बोलाइज कर दें या स्टेंट्स लगा दें, बिकॉज टाइम इज़ मायोकार्डियम। उसी तरह स्ट्रोक में टाइम इज़ ब्रेन। अगर 1 घंटे के अंदर मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, उनका तुरंत जांच नहीं होता है, उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, तो चांसेस है कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए और फ़ायदा उतना नहीं हो। तो हमारा यही गुजारिश है हर लोगों से कि जब भी आपको ये लगे कि स्ट्रोक हो रहा है या होने वाला है, तो आप अविलंब बिना कुछ किसी देर के, हमारे यहाँ तो वहाँ 999 सीधे ले जाती है हॉस्पिटल, यहाँ तुरंत हॉस्पिटल जाएं। कोशिश करें कि सबसे पहले स्कैन हो जाए, क्योंकि स्कैन से पता चल जाएगा, सीटी स्कैन, कि ये ब्लीड है कि नहीं। अगर ब्लीड है तब तो उसका इलाज अलग है, और अगर ब्लीड नहीं है तो थ्रोम्बेक्टमी के लिए या थ्रोम्बोलाइसिस के लिए गोल्डन आवर का रूल बहुत उचित बैठता है। तो लोगों में ये अवेयरनेस लाना कि, तो अवेयरनेस कैसे आएगी? ये बड़ा छोटा सा एक निमोनिक है, या इसको हम लोग कहते हैं फास्ट टेस्ट, FAST, जहाँ F जो है फेस। अगर किसी आदमी का चेहरा सडनली एक तरफ झुक जाए और लगे कि हाँ वो अब बिल्कुल बराबर नहीं लग रहा है, A से होता है एक्ट, यू हैव टू एक्ट फास्ट। द मोमेंट यू सी दैट, आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। S जो है, S इज स्पीच। अगर आपकी आवाज़ थोड़ा लड़खड़ा जाए, सही नहीं निकल रहा है या निकल ही नहीं रहा है, तो वो भी एक लक्षण है कि आपको स्ट्रोक हो रहा है, और एक्शन शुड बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल। और T जो है, दैट इज टाइम। सो FAST, ये इस चीज़ पे अगर हम लोग नज़र रखें, फेस, स्पीच, आर्म्स का कमज़ोर होना, और समय पे डॉक्टरी इलाज लेना। और डॉक्टरी इलाज में भी ऐसी जगह जाना जहाँ CT स्कैन अवेलेबल हो, क्योंकि उसके बाद ही उसका आगे इलाज का प्लान्स बन सकता है कि ब्लीड है तो उसका क्या करना है, या क्लॉट है तो उसे किस तरह से उसकी इलाज करनी है। और एक मोटा मोटी ये बता दें कि स्ट्रोक में 80% ऑफ द स्ट्रोक्स आर क्लॉट्स। तो
ज़्यादा चांसेस है थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टमी का, और 20% ही ब्लीड होता है, जिसका कि कॉमनेस्ट कॉज हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन होता है। तो ये तो है लोगों को जानना कि हाँ, इसके लिए ये नहीं सोचना है कि अपने आप ठीक हो जाएगा या थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अविलंब, बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लें, ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ की स्कैन का फैसिलिटी है, और डॉक्टर पर छोड़ दें, वहाँ के स्पेशलिस्ट आपका इलाज करेंगे। बिल्कुल, देखिए संजीव जी, कई सारे हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जिन पर पहले से ही शुरुआती स्टेज से ही ध्यान दिया जाए तो हम बड़ी बीमारी से भी आराम से लड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर रुख करूंगी कस्तूरी बख्शी जी का। कस्तूरी जी, अगर हम जैसा कि आप सोशल वर्कर भी है, और अगर हम कोविड के समय की बात करें तो कोविड का समय सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, और डॉक्टर्स के लिए ज्यादा था, क्योंकि जो नॉर्मल लोग थे, हम लोग थे, हम तो घर में थे, लेकिन डॉक्टर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हॉस्पिटल में भी कई सारी चीजें थी जो कि मैनेज करना थी, और बहुत सारे जो इश्यूज थे वो भी आए थे। लेकिन डॉक्टर्स के लिए वो कैसा फेज था, कोविड का समय कैसा था, कैसे आपने कोविड के समय में सामना किया? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कोविड वो समथिंग बहुत ही नया चीज था, हम लोग कोई तैयार नहीं थे इसके लिए। लेकिन मानना पड़ेगा कि हमारे देश का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर सिस्टम है, सब देश में अच्छा नहीं है। हमारे देश में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो विदेश में नहीं है। जी। जैसे बच्चों को इम्यूनाइजेशन के लिए पल्स पोलियो वगैरह होता है ना, तो हर घर का खबर हमारे पास रहता है। हाँ, तो इसलिए जरूरत के समय हेल्थ वर्कर्स, जो एक हेल्थ वर्कर के अंडर में लोकेलिटी के फैमिलीज होते हैं, तो जरूरत के समय हेल्थ वर्कर्स भी बहुत मदद कर सकते थे, नॉट ओनली डॉक्टर्स। दूसरी बात है, वही पीरियड था जब ई हेल्थ एंड इंटरनेट के माध्यम में काउंसलिंग करना जिसको बोलते हैं, ई हेल्थ का बहुत प्रचार हुआ। बहुत डॉक्टर्स, घर से लोग फोन करके डॉक्टर्स से बात कर सकते थे। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी बहुत बंदोबस्त किया था, एनजीओज ने भी किया था, और मेनली प्रचार वॉज द मेन थिंग, टू लोगों को बताना कि क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। तो वही बात एज ए डॉक्टर हम कहेंगे तो लोग ज्यादा मानते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और जिनको हम जैसे काम करते हैं, हमें घर घर जाने की जरूरत नहीं थी। जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उनके लिए ज्यादा समस्या थे, बिकॉज उनको तो पेशेंट्स को डील करना पड़ता था ना, इसलिए जी, मैंने वो प्रॉब्लम फेस नहीं किया। मैं घर से ही मैंने बहुत कुछ कर पाया। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अशोक बख्शी सर हैं, और वो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, और एनेस्थीसिया मेडिकल लाइन में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कोई भी सर्जरी हो तो उनकी आवश्यकता होती है। सर, एक तो आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, दूसरे आप आर्मी से भी एसोसिएटेड, तो आप कैसे तारतम्य बैठा पाएंगे सर, और आपका क्या संदेश रहेगा देश के लोगों को कि वो देश के हित में आगे क्या करें कि देश और सुरक्षित हाथों में जाए? ये एक बहुत ही बड़ा देश है। अभी की सरकार और युवाओं को, माने अभी ये जो अग्निवीर कार्यक्रम आया है, इसके पक्ष में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं, पर विदेशों में भी ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे सोल्जर्स लिए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये इनएफिशिएंसी की हद पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। कोई बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। इसके क्रिटिसिज्म में मैं नहीं जाऊंगा, पर एक चीज मैं समझता हूं, जो अगर 50% से ज्यादा ये अग्निवीर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पहले क्या होता था, एक एवरेज सोल्जर 15 साल की उम्र में ही हर एक डिपार्टमेंट का 15 साल तक मिनिमम पेंशनेबल सर्विस थी, और उसके बाद रिटायर होके एक 18 साल में घुसा आदमी 33 साल में फौज से बाहर आ जाता था एवरेज। और जो लोग रह जाते थे वो ऊपर सीनियर पोजीशंस में जाते थे, एंड रिटायरमेंट के टाइम में जब सुपर एनुएशन आता था तब रिटायर करते थे। वहाँ भी अग्निवीर तो नहीं था, पर हाँ सब सारे लोग पेंशन थे। यहाँ एक प्रॉब्लम हो रहा है जो 4 साल के बाद वो करेगा क्या, पर यहाँ सरकार ने
जहां तक मुझे मालूम है अभी एश्योर कर रहे हैं सेंट्रल CAPF माने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जैसे ITBP हुआ, BSF हुआ, CRPF में उनके लिए नौकरी रहेंगी, कॉरपोरेट सेक्टर्स में रहेंगी। मेरा भारत सरकार से एकमात्र अनुरोध मैंने करजोड़ के अनुरोध है कि इन बच्चे जो अग्निवीर से निकलेंगे उनको एक जगह, हाँ, उनकी सक्षमता को देखते हुए, अभी अगर वो कोई डिसेबल्ड हो जाए या कुछ हो जाए उस बात की नहीं, या मानसिक रूप से उसको कोई प्रॉब्लम हो उसको नहीं, एक स्वस्थ जो अग्निवीर निकल कर बाहर आता है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार को बहुत ध्यान देना जरूरी है। मैं इस पक्ष का, और इससे क्या होगा समाज में भी माने देयर विल बी मच अवेयर पीपल, मच अवेयर, मच बेटर सिटीजन्स इन द लॉन्ग कोर्स। आप उनको प्राइवेट सिक्योरिटी में लगा सकते हो, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में लगा सकते हो, जगह जगह जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है वो अकाउंटेबल हो सकते हैं। और जो बाकी जो हैं जो बाकी 50% जो ऑब्जर्व होंगे वो तो नॉर्मल नॉर्मल नौकरी की तरह वो नौकरी करेंगे। तो इसमें स्पेशलिस्ट बने सीनियर अफसरों में भी द्विमत है, ये मेरा पर्सनल मत है। मैं बहुत ही आई एम अ वेरी स्मॉल फ्राई बट आई रीड अ लॉट, आई वॉच अ लॉट, but I personally in favor of Agniveer, but rehabilitation of Agniveers, those coming out, is a must. Otherwise youngsters will never be motivated, कारण उनको होगा जो बाहर निकल के करूंगा क्या। अगर वो एश्योर्ड रहता है और उनकी नौकरी होती है, उनको 11 लाख कुछ 11 या 12 लाख रुपया निकल के 4 साल के बाद निकलेंगे, उनके लिए इवन एक अर्ली डेज में बोला गया था उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन होगी। कोई टेक्नीशियन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, एक 17 साल का लड़का अगर अग्निवीर जाता है 21 में निकल के भी वो इंजीनियर बन सकता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो क्वालिफाई करता है तो नेचुरली उसको सुविधा देनी चाहिए। तो दिस वे तो हमारा फौज भी अच्छा होगा, फौज भी तगड़ा होगा। That's what I feel. So मैं as a लोअर रैंकिंग ऑफिसर मेरा ये ओपिनियन है। हमारे ऊपर तो बहुत सीनियर्स हैं, थिंक टैंक्स, बहुत बड़ी बड़ी थिंक टैंक्स हैं, बट मैं ग्रास रूट लेवल में बहुत लोगों से मिलता हूं। तो दिस इज माय मैसेज फॉर अग्निवीर एंड द आर्मी। बिल्कुल, देखिए कई सारी चीजें ऐसी हैं अग्निवीर आर्मी में भी जिनमें बदलाव होंगे, तो जो व्यवस्था है वो भी युवाओं के लिए और बेहतर होंगी। अशोक जी, मैं रुख करूंगी दीपा जी का। दीपा जी, जैसा कि यूके में सेटल्ड है आप, लेकिन कोविड के समय की अगर बात करें तो यूके में क्या स्थिति थी, किन परिस्थितियों का सामना डॉक्टर्स को करना पड़ा था? यूके में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सब कुछ बंद हो गया था एक्सेप्ट हॉस्पिटल्स जहां पर फुल PPE में लोग काम करते थे। लेकिन हमारा जो प्राइमरी केयर सेंटर्स है, जो जिसको हम लोग GP प्रैक्टिस बोलते हैं, वो पेशेंट के लिए बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन वहाँ के IT सिस्टम्स को मैं इतना अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि ओवरनाइट इतनी सारी इनोवेशंस उन्होंने ले आई उसमें कि हर कंसल्टेशन वीडियो पर होता था। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर किसी को रैश हो रहा है जी, तो वो पेशेंट तो नहीं आ पाता है दिखाने के लिए कि ये क्या है, वो अपने फोटो भेज सकता है पेशेंट, उसको हम लोग देखते थे। वीडियो कॉल से हम पेशेंट को देख सकते थे। मान लीजिए उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत चीजें तो डॉक्टर पेशेंट को देख के ही डायग्नोज करते हैं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल अभी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस बुला दी। तो बहुत सारी डिफरेंट वेज ऑफ डायग्नोसिस, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हुए। एंड कोविड के बारे में मैं यही कहूँ, हम तो जाते ही थे, हम वहाँ पे अपने सर्जरी में बैठते थे, सब पूरा सोशल डिस्टेंसिंग था। मैं एक ही कहूंगी कि कोविड की वजह से अगर एक चीज अच्छी हुई है तो काफी सारी जो चीजें कोविड में अपनाई हम लोगों ने, वो हमने देखा कि उसका कितना एडवांटेज है और वो कैरी ऑन हुई। तो अभी भी प्रैक्टिस में टेलीफोन अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वीडियो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को फेस टू फेस देखा जाए। अगर मान लीजिए फॉलो अप है तो उसको फेस टू फेस फिर से देखने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे क्या हुआ कि पेशेंट को आराम हो गया, वो अपने ऑफिस में बैठ के अपने
जहाँ भी अपने घर पे बैठ के वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रह गई कोविड के बाद। दिस वाज द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड की, उसकी वजह से हम कितना और अपना बदल पाए द वे वी ट्रीट एंड द वे वी डायग्नोज। तो ये बिल्कुल देखिए, कई सारे चैलेंजेस कोविड के टाइम पे थे दीपा जी, जिनका सामना डॉक्टर्स ने काफी बेहतर तरीके से एक जिम्मेदारी के साथ में किया है, समझदारी से किया है। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से, और सबसे पहले मैं संजीव जी से ही पूछूंगी। संजीव जी, जैसा कि यूके से आए हैं और मध्य प्रदेश की बात करूं तो कितने समय बाद यहाँ पर आना हुआ, कैसा लगा यहाँ पर, और आरकेडीएफ ग्रुप के मेहमान बनकर के आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सुनील कपूर और डॉक्टर साधना कपूर का, जिन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को कि यहाँ आके आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हमारी पत्नी दीपा, मैं, कस्तूरी बख्शी, हम लोग और साधना कपूर जी, हम लोग सारे एक ही मेडिकल कॉलेज के एक ही बैच के हम लोग हैं, 78 बैच के। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ आके हम लोगों ने फिर से अपनी पुरानी दोस्ती को मजबूत किया। और मध्य प्रदेश में आने का सवाल है, इसके पहले मैं सिर्फ ग्वालियर आया हूँ। जबलपुर तो मेन लाइन पे है, हमेशा वहाँ से गुजरता था। हमारी मौसी वहाँ ग्वालियर में थी, इसलिए वहाँ आया हूँ। भोपाल पहली बार आया और भोपाल से तो बिल्कुल लगता है प्यार हो गया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, और अगर मौका मिला तो दोबारा ज़रूर आऊँगा। और वजह भी है, हमारे दोस्त हैं यहाँ, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि फिर कभी एक मौका मिला, जो शायद जल्दी ही मिलने वाला है, एक कुंभ मेला होने वाला है उज्जैन में, तो उसमें आने का हम लोगों का भी प्लान बन रहा है। उम्मीद है। बिल्कुल देखिए, जहां पर दोस्त रहते हैं वहां पर आना जाना लगा रहता है, और आप अब मध्य प्रदेश लाए हैं तो दोबारा फिर से यहां पर आएंगे। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, स्वराज एक्सप्रेस में पहुंचने के लिए। और डॉक्टर कस्तूरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अशोक बख्शी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम एक्सपर्टीज जो कि वेस्ट बंगाल और यूके से हमारे साथ में यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर तमाम बातें की है। इसके साथ ही स्पेशलाइजेशन जिसमें थी उसके बारे में भी हमने जाना। इसके साथ ही हेल्थ के जो इश्यूज आजकल युवाओं में आते हैं, तमाम बातों की जानकारी यहाँ पर हमने एक्सपर्टीज से ली है। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप बने रखिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।